जय हिंद। आज के इस सेशन में हम समांतर क्रम संयोजन के बारे में जानेंगे। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बता दिया था। ऑल अबाउट सारी चीजें, ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोधों का संयोजन क्यों जरूरी है, इन सब सारी चीजों को हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुका है श्रेणी क्रम संयोजन में। अब हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या है। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि इसमें जो होता है, इसमें एक बैटरी यहां पे देखिए लगी हुई है, धारा यहां से चल रही है। इसमें जैसे श्रेणी क्रम संयोजन में होता था कि धारा कांस्टेंट रहती थी और विभवांतर चेंज हो जाता था, लेकिन इस समांतर क्रम संयोजन में धारा चेंज हो जाएगी, विभवांतर सेम रहेगा। यानी धारा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और जो विभवांतर है, विभवांतर वो नो चेंज रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट, धारा चेंज हो जाएगी, विभवांतर कांस्टेंट रहेगा। और क्या होता है कि इसमें बड़े बड़े प्रतिरोधों को मिला के एक छोटा बड़े प्रतिरोधों से छोटे प्रतिरोध का निर्माण। मतलब कि इसमें जो प्रतिरोध, जैसे उसमें क्या था कि धारा चेंज नहीं रहती थी, विभवांतर चेंज हो जाता था, और उसमें छोटे छोटे प्रतिरोधों को मिला के बड़ा प्रतिरोध बना दिया जाता था। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि धारा चेंज हो जाती है, विभवांतर कांस्टेंट रहता है, और इसमें बड़े बड़े प्रतिरोधों को मिला के एक छोटा प्रतिरोध बना लिया जाता है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तुल्य प्रतिरोध का मतलब ही है कि इन जितने भी यहाँ पे प्रतिरोध लगे हुए हैं, इन सभी प्रतिरोधों को हटा के फेंक देना है, और इसके जगह पे इतने ही ओम का एक प्रतिरोध हमको लगाना है। वही हमारा होता है तुल्य प्रतिरोध। तो हम सबसे पहले इस समांतर क्रम संयोजन का जो प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध होता है, उसको हम लिखते हैं। समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 जितना मन करे। मतलब जितना प्रतिरोध होगा उतने ज्यादा हम सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, समांतर क्रम संयोजन में सबका 1 करके और जोड़ लेंगे, हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। अब इसका हम निगमन करते हैं कि इसका निगमन कैसे किया जाता है, ये होता कैसे निकाला जाता है। इतना तो आ गया, ठीक है, लेकिन ये आता कैसे है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे सबसे पहले ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, V/I बराबर में R होता है। ठीक है, V/I बराबर R होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें विभवांतर चेंज हो जाएगा। तो विभवांतर चेंज होगा तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि विभवांतर को R के साथ कर देंगे, यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा, V/R लिख सकते हैं। इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होगा। इसी फार्मूला यही वाला है, बस हम इसको चेंज कर देना। I को ले जाएंगे यहाँ पे और R आ जाएगा I की जगह पे। ये हो गया ओम का नियम। अब इसके लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले इस ओम के नियम लिखने से पहले हम क्या करेंगे, पहले भाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना कोई परिपथ है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है तथा उसका प्रतिरोध R1, R2, R3 है। बिंदु A पर धारा पहुंचती है और वहां से धारा 3 भागों में बट जाती है, धारा I1, I2, I3, और ये तीनों धाराएं तीनों प्रतिरोधों से गुजरती हुई बिंदु B पे पहुंचती है, जहां पे फिर तीनों धाराएं मिलकर धारा I का निर्माण करती हैं और किसी बिंदु परिपथ में चली जाती हैं। ये हो गया भाषा। भाषा के बाद लिखेंगे ओम के नियम से V/I बराबर R, और I बराबर V/R हो जाएगा। अब इसमें धारा चेंज हो रही है, समांतर क्रम में धारा चेंज होती है, यानी I1 बराबर विभवांतर चेंज नहीं होगा, तो विभवांतर चेंज नहीं होगा तो V/R1, I1 बराबर V/R1, फिर I2 बराबर V/R2 तथा
I3 बराबर V अपान R3। हम V को चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? V हमारा कांस्टेंट है। हम यहाँ पे लिखे हैं विभवांतर हमेशा कांस्टेंट रहेगा समांतर क्रम संयोजन में, जबकि धारा क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। प्रतिरोध कौन कौन है? R1 है, R2 है, R3 है। अब यदि हम इनको जोड़ लें, किसको? अब सभी धारा को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 I2 I3 का मान रखेंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा? I बराबर I1 का मान कितना है? V अपान R1 प्लस I2 का मान V अपान R2 तथा I3 का मान V अपान R3। ये हमारा हो गया। I बराबर हम लिख सकते हैं, इसमें देखिए तीनों में V कॉमन है, तो V कॉमन करेंगे ऊपर से, ब्रैकेट में बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? अब यहां पे देखिए I का मान कुछ निकाले हम यहाँ पे, I बराबर V अपान R लिखे हैं। अब इस I बराबर V अपान R का मान हम इक्वेशन सेकेंड में रख दें तो कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 में I का मान कितना है? V अपान R है, तो I का मान यहां पे रख देंगे, I की जगह पे V अपान R बराबर V ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया। अब यहां ऊपर V है और इसके ऊपर भी V है, यानी बराबर के दोनों साइड में समान अंक चाहे समान संख्या रहती है तो हम उसको काट लेते हैं। कब? जब दोनों ऊपर हो या जब दोनों नीचे हो। तो इसमें दोनों ऊपर है तो V से हम V को काट लेंगे तो कितना बच जाएगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही हो गया हमारा समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। क्या हो गया? समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। अब इसमें हमने कहा कि बड़े बड़े प्रतिरोधों से छोटे छोटे प्रतिरोध का निर्माण होता है। कैसे? अब मान लीजिए कि यहां पे कोई हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, मान लीजिए कि है ये हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है 1/R बराबर, अगर तुल्य प्रतिरोध R1 हम मान लेते हैं 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है, तीनों को हम मान लिए। तो अब रखेंगे तो 1/R1 का मान 2 प्लस 1/R2 का मान 3 प्लस 1/R3 का मान 4। अब इसका हम जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/R बराबर एलसीएम इसका हो जाएगा 4 × 12, एलसीएम हो गया 2 छक्के 12, 6 करने 6 प्लस 3 चौके 12 प्लस 4 × 12 कितना हो गया? 1/R बराबर 6 4 10 3 13, 13/12 हो जाएगा। लेकिन हमने अभी ये तुल्य प्रतिरोध R, ये तो तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला, लेकिन अभी बटे के रूप में, तो बटे के रूप में है तो हमारा हमको प्रतिरोध निकालना है ना, इन सबके जगह पे हमको एक तुल्य प्रतिरोध लगाना है, तो हमको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। यानी R बराबर हम कितना लिख सकते हैं? R बराबर लिख देंगे 12/13। ये हो गया हमारा तुल्य प्रतिरोध। क्या हो गया? तुल्य प्रतिरोध हो गया हमारा। यानी कहने का मतलब क्या है, जो तुल्य प्रतिरोध R निकला है, इन सभी R1 R2 R3 यानी 2 ओम 3 ओम 4 ओम, इन सभी तीनों प्रतिरोधों के जगह पे हम केवल और केवल एक 12/13 ओम का प्रतिरोध आराम से लगा सकते हैं। अब 12/13 का मतलब क्या है? भाग दे लीजिए, तो 12 में हम 13 से भाग देंगे, 12 में 13 से भाग दिए, 10 लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 13 छक्के कितना होता है? 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117 हो जाएगा। कितना बचेगा? यहाँ पे 3 बचेगा, दशमलव लगा, ये देखिए 0.9 आया,
यानी R का मान कितना आया, R बराबर 0.9 आया, तो 0.9 ओम हो जाएगा। क्या 0.9 ओम। अब आप एक चीज करिए, यहां पे जो R का मान निकला है 0.9 आया है, यानी अभी ये 1 से भी छोटा है, 1 से भी छोटा निकला है। और हमने क्या कहा है, यहाँ पे बड़े बड़े प्रतिरोधों से छोटे प्रतिरोध का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए, पहला प्रतिरोध 2 ओम का, दूसरा प्रतिरोध 3 ओम का, तीसरा प्रतिरोध 4 ओम का। अब ये देखिए, तो बड़े बड़े हैं ना, ये तो 10 में नहीं है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है। ये तीनों बड़े बड़े प्रतिरोध है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ये खुद में बड़ी संख्याएं होती हैं भाई, 1 से तो बड़ा ही है ना। लेकिन जो हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला है, ये क्या निकला है, R जो तुल्य प्रतिरोध निकाला है हमने 0.9 यानी 1 से भी छोटा आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम बड़े बड़े प्रतिरोधों को मिला के किसी छोटे प्रतिरोध का निर्माण करें तो वही हमारा क्या हो जाता है, समांतर क्रम संयोजन में ऐसा होता है। जबकि उसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में, उसमें छोटे छोटे प्रतिरोधों को मिला के एक बड़ा प्रतिरोध बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसका फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब हम R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो इसी को हम मान लेते हैं, यही मान लेते हैं कि श्रेणी क्रम में नहीं है, यह है समांतर क्रम में, क्योंकि इसमें धारा परिवर्तन हो रहा है, धारा बदल रही है, तो हम इसको मान लेते हैं कि यह समांतर क्रम है। तो अगर हम R1 को 2 माने, R2 को 3 प्लस 4, तो R बराबर कितना निकलेगा, R बराबर हो जाएगा 2 3 5 4 9 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे तो 9 निकला है, यहाँ पे तो छोटे छोटे प्रतिरोध थे, 9 के अपेक्षा में तो छोटे छोटे है ना, 2 3 4, 9 के अपेक्षा में छोटे छोटे प्रतिरोध थे, लेकिन आया कितना, बड़ा प्रतिरोध आया। तो श्रेणी क्रम हमने बताया था आपको कि जब कभी छोटे छोटे प्रतिरोधों को मिला के एक बड़ा प्रतिरोध बना लिया जाए तो हो जाता है श्रेणी क्रम संयोजन, और जब कभी छोटे छोटे बड़े बड़े प्रतिरोधों को मिला के बड़ा प्रतिरोध बना लिया, छोटा प्रतिरोध बना लिया जाता तो ये क्या हो जाता है, हमारा समांतर क्रम संयोजन हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।